नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। एसी ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालने के लिए या फिर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। और इंडक्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसका क्यू वैल्यू हो गया, क्वालिटी फैक्टर वैल्यू हो गया, या फिर उसका इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस हो गया। अगर मान लीजिए हमने किसी इंडक्टर के बीच में कोई अलग सा मटेरियल डाल दिया तो उसका इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ेगा, तो उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं। सेम थिंग विथ कैपेसिटेंस, इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ के, जिसका यूटिलाइजेशन करके हम इंडक्टर की इंडक्टेंस का वैल्यू निकाला जा सकता है, या फिर उसके रिलेटेड जो उसके पैरामीटर्स हैं इंडक्टर के, उसको निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपका इंडक्टेंस निकालने के लिए 4 तरह के ब्रिजेस होते हैं। एसी ब्रिजेस में सबसे पहला ब्रिज होता है मैक्सवेल्स का एलसी ब्रिज। इससे हम इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालते हैं, जिसका क्वालिटी फैक्टर वैल्यू मीडियम रेंज में होता है। क्वालिटी फैक्टर का रेंज हम मान सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में। अगर क्वालिटी फैक्टर 1 से लेस है तो इसका मतलब होता है कि ये लो क्यू वैल्यू है, ठीक। अगर क्यू फैक्टर 10 से बड़ा है तो हाई क्यू वैल्यू है। सिमिलरली हेज ब्रिज हम यूज़ करते हैं वैसे इंडक्टर्स के लिए जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई हो। एंडरसन्स ब्रिज का यूज़ होता है इंडक्टर्स जिसका इंडक्टेंस क्वालिटी फैक्टर जिसका क्यू वैल्यू लो है, ठीक है। और ओवेंस ब्रिज वैसे ब्रिजेस के लिए वैसा ब्रिज होता है जिससे कि हम इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी कोई इंडक्टर है, इंडक्टर को हम मान सकते हैं कि कोई वायर है जिसको मैंने बहुत सारे टर्न्स दे दिए तो उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो अगर मैंने इसका कोर में कुछ भी नहीं डाला है तो इसके अंदर क्या है, एयर है, तो ये एयर कोड इंडक्टर है। एयर कोड इंडक्टर का जब वैल्यू आप निकालेंगे इंडक्टेंस का तो काफ़ी कम आएगा। अब इसी में मान लीजिए मैंने एक स्टील का कोर मैंने इंसर्ट कर दिया या फिर आयरन का कोर मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे आयरन का कोर इंसर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा इंडक्टेंस का। तो इस चेंज इन इंडक्टेंस को निकालने के लिए सबसे अच्छा ब्रिज होता है ओवेंस ब्रिज। एक एक करके इन चारों ब्रिजेस का हम सर्किट डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इनका फेजर डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी ब्रिज का फेजर डायग्राम बनाने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर किसी भी इंडक्टर या कैपेसिटर के बीच का अगर हमको फेजर रिलेशनशिप नहीं पता है तो हम फेजर डायग्राम किसी भी ब्रिज का नहीं बना सकते हैं। ये 12th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमको, ठीक है। ये क्लियर हो जाने के बाद ना फेजर डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अब एसी ब्रिजेस के लिए स्पेसिफिकली मेरे को एक पॉइंट बताना है कि एसी ब्रिजेस का अगर फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ना, तो आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपका जो है ब्रिज जो है बैलेंस स्टेट में है। बैलेंस स्टेट में होने का रीज़न ये है क्योंकि अगर बैलेंस स्टेट में नहीं होगा ना तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसका हर एक चीज़, हर एक जितने भी पैरामीटर आपके करंट का हो गया चाहे वोल्टेज का हो गया, कंसीडर करके चलते हैं कि हमको बैलेंस स्टेट के लिए ही ब्रिज का डायग्राम बनाने के लिए आया गया। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो बैलेंस स्टेट के लिए ही बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर गेट वेट में पूछता है तो उसका अलग रीज़न निकल सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में हमेशा बैलेंस स्टेट के लिए बनाना होता है। मैं बैलेंस स्टेट आपको एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं थर्ड पॉइंट आपको बता देता हूँ कि किसी भी फेज़र को बनाने के लिए आपको एक रेफरेंस फेज़र कंसीडर करना ही करना पड़ेगा, और उसको आपको थ्योरी में मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस चीज़ को रेफरेंस फेज़र मेंशन किया है। और जैसे ही आप बैलेंस स्टेट कंसीडर करते हैं, जो आपका डिटेक्टर होता है किसी भी ब्रिज का, उसके थ्रू करंट ज़ीरो हो जाता है और काफ़ी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम हेज ब्रिज का फेज़र डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसके सर्किट डायग्राम में यहाँ पे हमारा होता है टेस्ट इंडक्टेंस, टेस्ट इंडक्टर, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि आप लेग में कैसे आर्बिट्रेली कभी R3 ले रहे हैं, कभी रेजिस्टर ले रहे हैं, कभी कैपेसिटर ले रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये एक साइंटिस्ट था हेज, जिसने कि ऐसा ब्रिज डिज़ाइन किया जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका हाई क्वालिटी फैक्टर वाले इंडक्टर का
इंडक्टेंस वैल्यू निकाला जा सकता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से लेग में क्या कंपोनेंट ऐड किया है हमने, ठीक है। अब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होता है। अब मैंने आपको जो इंडक्टर और कैपेसिटर का बताया था, दोबारा से एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इंडक्टर क्या होता है कि इंडक्टर का अगर करंट हमारा इस एक्सिस में है तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री लीडिंग होगा विद द करंट, क्योंकि जो हमारा इंडक्टर होता है उसके करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन होता है V = J ओमेगा L टाइम्स I। तो ये जो J टाइम्स ओमेगा है ना, या फिर J जिसको बोल लीजिए, मान लीजिए 90 डिग्री फेज़ लीड लेके आता है। सिमिलरली फॉर द कैपेसिटर, अगर हमने वोल्टेज को रेफरेंस फेजर बनाया है तो I होता है J ओमेगा C टाइम्स V वेक्टर। तो J ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री का फेज़ लीड आ गया, इसीलिए करंट जो है फॉर अ कैपेसिटर वोल्टेज से लीडिंग होता है। अब हम फेज़र डायग्राम बनाते हैं इसका। फेज़र डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको रेफरेंस फेज़र बनाना पड़ेगा। रेफरेंस फेज़र हम यहाँ पे फिर से I1 को लेंगे, और I1 को लेते हुए हम जैसे ही करेंगे, मैंने पहले बताया था कि ब्रिज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि IG 0 हो जाएगा। IG 0 जैसे ही होगा, हमारा I1 जो फ्लो हो रहा था I1 सेम कंटिन्यू हो जाएगा। सिमिलरली फॉर I2 इधर भी कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि IG 0 है। तो ये दोनों पॉइंट जो हो सकता है, जो मैं अगर मार्क करूँ यहाँ पे, पॉइंट A पॉइंट B, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो जो पॉइंट C1 और पॉइंट CB का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ये ब्रिज बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने अपने मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज वाले में भी समझाया है, उसमें अगर ज़्यादा तक कि देखना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो अभी क्या होगा ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में, V1 = V3 होगा और V2 = V4 होगा। अभी मैं आपको फेज़र डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले मुझे रेफरेंस फेज़र बनाना पड़ेगा। रेफरेंस फेज़र मैं फिर से I1 को ही कंसिडर करूंगा। I1 मेरा ये है, सबसे पहले मैंने I1 का रेफरेंस फेज़र बनाया। उसके बाद इसके परपेंडिकुलर में मैं इसका परपेंडिकुलर फेज़र बनाऊंगा, क्योंकि 90 डिग्री का ही फेज़ रिलेशनशिप है हर एक चीज़ के बीच में। तो ये बनाने से मेरा फेज़र डायग्राम बनाना ईजी हो जाएगा। अभी मैं सबसे पहले I1 को मार्क करता हूँ। ये है मेरा I1। जैसे मैंने I1 को मार्क किया, मुझे पता है कि I1 R1 इन सेम लाइन होगा विथ I1, ठीक है। ये हो गया I1 R1। और जो मेरा VL1 होगा वो इंडक्टर के कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट से, जो VL1 होगा 90 डिग्री लीडिंग होगा विथ I1, ठीक है। तो मैं 90 डिग्री लीडिंग बना देता हूँ इसको VL1। तो ये बन गया मेरा VL1। अभी वही फेज़र एडिशन करना है मेरे को। फेज़र एडिशन करूँगा मैं, VL1 + VR1 = V1 का। तो जैसे ही मैं फेज़र एडिशन करूँगा तो आपको क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, क्योंकि V1 हमको मार्क करना है। मैंने V1 लिया, मैंने मार्क कर दिया, ये आपका आ गया V1। सिमिलरली V2 के लिए क्या होगा, I1 टाइम्स R2। अब V2 मुझे मार्क करना है तो मैं V2 कहीं यहाँ पे I1 टाइम्स R2 मार्क कर देता हूँ। ये हो गया V2 I1 टाइम्स R2, क्योंकि ये सेम फेज़ में होगा विथ I1, इसीलिए मैंने इस लाइन में इसको मार्क कर दिया। अभी देखिए, अभी मैं ब्रिज बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था V2 = V4, यही यूटिलाइज होगा कैपेसिटर का रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि बिना इसके आप फिर वो नहीं कर सकते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। अभी मैं दोबारा से इस वाले कॉन्सेप्ट में जाऊंगा कैपेसिटर के लिए। अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज पता है, अगर मुझे Vc4 पता है, तो मैं आराम से आपका I4 निकाल सकता हूँ। Vc4 क्या होगा, V4 पहले क्या होगा मैं ये बताता हूँ आपको। V4 होगा आपका VR4 + Vc4। VR4 है आपका I2 टाइम्स R4। VR4 है आपका I2 टाइम्स R4, और I2 क्या है, IC2। और मुझे ये भी पता है कि V1 = क्या है, V3। जैसे मैं V1 = V3 करूँगा
तो मैं निकाल सकता हूँ I2 टाइम्स R3 का वैल्यू, क्योंकि I2 टाइम्स R3 V3 के लाइन में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? तो V1 इक्वल्स टू V3 है और I2 टाइम्स R3 सेम लाइन में होगा V3 के, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ I2 टाइम्स R3। और अगर एक कॉन्सेप्ट में लगाऊँ तो यही कुछ हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे ही मैंने वो चीज़ करी, इस लाइन में आपका आ जाएगा I2, और I2 जैसे ही मुझे पता चला तो मैं निकाल सकता हूँ कि हमारा VC4 कितना होगा, क्योंकि I2 जो है C के अक्रॉस भी फ्लो कर रहा है। अगर मुझे करंट पता है कैपेसिटर के अक्रॉस तो उसका वोल्टेज उसे 90 डिग्री लैगिंग पे होगा। लैगिंग लीडिंग दोनों मुझे पता होना चाहिए। तो मैं आपको VC4 बना के दिखाता हूँ। ये है आपका VC4। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको VC4 ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपका VC4 प्लस VR4 का जो एडिशन आएगा वो इन सेम लाइन होगा V2 के, क्योंकि V2 इक्वल्स टू V4 है। फेजर एडिशन उसका वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप बोलोगे मुझे आर्बिट्रली थोड़ी पता है कि मुझे फेजर डायग्राम बनाना है और मुझे ये पता है कि V2 इक्वल्स टू V4 है। तो मुझे V4 अगर पता है, क्योंकि मुझे V4 पता है क्या है, V4 है मेरा VC4 प्लस VR4, और VR4 होगा I2 के लाइन में। I2 मुझे पता है, तो मैं I2 के लाइन में VR4 बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे VR4 बना दिया, ये हो गया मेरा VR4, I2 टाइम्स R4। अगर मैंने इसका फेजर एडिशन किया, मान लीजिए मैंने इसका फेजर एडिशन किया ऐसे, तो इसका फेजर एडिशन आपको बराबर इसके लाइन में आना चाहिए। इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये लाइन में नहीं आ रहा था। तो ये किसके बराबर हो गया मेरा? अब V2 बराबर है मेरा V4 के, क्योंकि ये मेरा ब्रिज बैलेंस स्टेट में है। तो जैसे ही मैंने V4 निकाला तो मुझे V4 भी आना चाहिए किसके बराबर? I2 टाइम्स R4 प्लस VC4 के। ये VC4 किया मैंने, प्लस I2 टाइम्स R4 किया, इसका मैंने फेजर एडिशन किया, तो इस लाइन में आ गया मेरा V4। ये हो गया मेरा V4। ठीक है, थोड़ा सा V4 कॉम्प्लेक्स है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब सिंपली V1 प्लस V2 करें, चाहे V3 प्लस V4 करें, तो हमारा आ जाएगा V। मुझे V1 पता है और मुझे V2 भी पता है, तो मैं इसका फेजर एडिशन करूँगा पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से, और मैं यहाँ से V को प्लॉट कर दूँगा। ये आपका V इनपुट है। ये हो गया फेजर डायग्राम कंप्लीट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कैपेसिटर के लिए जो बनाते हैं प्रॉपर रिलेशनशिप, जो V को रेफरेंस फेजर ना मान के मैंने यहाँ पे I को रेफरेंस फेजर माना है फॉर अ कैपेसिटर। तो मुझे V निकालने के लिए उसका 90 डिग्री फेज़ लैग लेना पड़ा है। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और सारा कुछ सेम है। आपको ब्रिज बैलेंस देखना है सबसे पहले, और V1 इक्वल्स टू V3, V2 इक्वल्स टू V4 करके ही सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा।